इसी बीच आपने नहीं सुना कि अंत में तियानमिंग आइस वॉर्म क्या चिल्लाया था। इस वक्त आप अपने शरीर के भीतर हो रहे बदलावों में लीन थे। आपकी सोल पावर फिलहाल 20वें स्तर पर ही रुकी हुई थी। जब तक गोल्डन ड्रैगन किंग या सिल्वर ड्रैगन किंग के मार्शल सोल्स 2 सोल रिंग्स को सोख नहीं लेते, तब तक ये सीमा नहीं टूट सकती थी। लेकिन आपकी स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से बदल चुकी थी। भले ही दी तियान और अन्य लोगों ने तियानमिंग आइस वॉर्म से बहुत अधिक हेवन एंड अर्थ एलिमेंटल एनर्जी निचोड़ ली थी, लेकिन उसकी 10 लाख साल पुरानी स्पिरिचुअल पावर अब भी वहीं मौजूद थी। उसके स्पिरिचुअल ओरिजिन, आध्यात्मिक मूल ने सीधे आपके लिए स्पिरिट सी, आध्यात्मिक समुद्र का द्वार खोला और उसे बेहद खौफनाक हद तक फैला दिया। अब आपकी स्पिरिचुअल पावर स्पिरिट सी के एक ऊंचे स्तर तक पहुंच चुकी थी। उस स्पिरिट सी के भीतर सुनहरी और रूपहली ड्रैगन स्पीयर्स सोने और चांदी के 2 ड्रैगन्स का रूप लेकर गोल गोल तैर रही थीं। लेकिन असली सरप्राइज आपको तियानमिंग आइस वॉर्म के सोल रिंग और सिल्वर ड्रैगन किंग मार्शल सोइल के विलय से मिले 4 सोइल स्किल्स से मिला। आइस गॉड फैंटम ये सोइल पावर की खपत करके बर्फ के देवता की परछाई को अवतरित करता है, जिससे बर्फ के तत्व पर आपकी मर्जी के मुताबिक नियंत्रण हो जाता है। स्पिरिचुअल बैरियर यह स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके एक ढाल बनाता है। जब तक आपकी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह खत्म न हो जाए, तब तक कोई भी, जब तक कि उसकी स्पिरिचुअल पावर आपसे एक स्तर ऊपर न हो, इसे तोड़ नहीं सकता। फेट इम्पैक्ट और फेट लॉक, इनका हमला कभी चूकता नहीं है। ये चारों सोल स्किल्स कहने सुनने में तो आसान थे, लेकिन इनका असर बेहद खौफनाक था। कोई ताज्जुब नहीं कि गु युएना क्यों चाहती थी कि तियानमिंग अपनी आत्मा की बलि दे दे। ये बढ़त वाकई बहुत बड़ी थी। आपने एक ठंडी सांस छोड़ी और आंखें खोलीं। दी तियान, गु युएना और दी रुईक्यू सभी आपको ही देख रहे थे। गु युएना ने तुरंत पूछा, भैया सब ठीक तो है ना? उस बड़े कीड़े ने कोई चाल तो नहीं चली? फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा। दी तियान अंकल, ना एर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तियानमिंग के इस सोइल रिंग से मुझे बहुत मदद मिली है। दी तियान ने आगे बढ़कर आपके कंधे को थपथपाया। सब ठीक है तो बढ़िया है। लोहा गर्म है तो लगे हाथ बाहर मौजूद उन 2 ड्रैगन टाइप सोइल बीस्ट्स के सोइल रिंग्स को भी सोख लो। आपने सीधे सिर हिलाकर मना कर दिया, उन्हें सोखने की जरूरत नहीं है, उन्हें जाने दो। आपने वजह बताते हुए कहा, शायद मैं खुद ही सोइल रिंग्स पैदा कर सकता हूं। गु युएना ने अपना माथा ठोक लिया, अरे मैं तो भूल ही गई थी। भैया और क्यू एर दोनों ही एम्परर ऑस्पिशियस बीस्ट्स हैं। 10 लाख साल से ज्यादा पुराने सोल बीस्ट्स जब इंसानी रूप लेते हैं तो सोल पावर बढ़ते ही वे खुद सोल रिंग्स पैदा कर सकते हैं, और एम्परर ऑस्पिशियस बीस्ट्स तो इंसान और सोल बीस्ट के रूप के बीच आज़ादी से बदल सकते हैं। चाहे उनकी साधना का समय कम ही क्यों न हो, वे खुद सोल रिंग्स बना सकते हैं। भैया के लिए यही रास्ता सबसे सही है। इसके बाद अगले 2 दिनों तक आप और दी रुईक्यू दोनों एक एक ऐसी जगह चले गए जहां हेवन एंड अर्थ एलिमेंटल एनर्जी बहुत ज्यादा थी, और आपने सोल रिंग्स को एक साथ जुटाना शुरू कर दिया। पहले दिन आपके गोल्डन ड्रैगन किंग मार्शल सोल ने 13,000 साल पुरानी एक काली सोल रिंग बनाई, लेकिन आपकी सोल पावर अब भी 20वें स्तर पर ही रही। दूसरे दिन गोल्डन ड्रैगन किंग मार्शल सोल ने अपनी दूसरी सोल रिंग बनाई, एक 18,000 साल पुरानी काली सोल रिंग, और आपकी सोल पावर सीधे छलांग लगाकर 30वें स्तर पर पहुंच गई। तीसरे दिन गोल्डन ड्रैगन किंग मार्शल सोल ने तीसरी सोल रिंग बनाई, एक 24,000 साल पुरानी काली सोल रिंग, और आपकी सोल पावर 31वें स्तर को पार कर गई। यहां पहुंचकर आप रुक गए। आपने सिल्वर ड्रैगन किंग मार्शल सोइल की सोइल रिंग्स को फिलहाल नहीं बनाया। अभी आपके शरीर की झेलने की सीमा सिर्फ 20,000 साल से कुछ ज्यादा की ही थी। इतनी जल्दी रिंग्स बना लेने से सिल्वर ड्रैगन किंग मार्शल सोल की जन्मजात प्रतिभा बर्बाद हो जाती। जहां तक गोल्डन ड्रैगन किंग के 3 सोल स्किल्स की बात है, तो आपके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, अतुलनीय। जब आप और दी रुईक्यू अपने नए सोल स्किल से अच्छी तरह ढल गए, तब तक गु युएना ने भी दी तियान और बाकी लोगों के साथ जाने की बात पूरी कर ली थी। अगली सुबह आप दी रुईक्यू और गु युएना चीवांग की सुरक्षा में वैली ऑफ लाइफ से रवाना हुए। चीवांग की साधना 2 लाख साल से ज्यादा की थी, और वो स्टार्ड ऑफ फॉरेस्ट में एक छत्र राज करता था। पूरे रास्ते किसी सोल बीस्ट की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पास भी आ सके। जब आप लोग मिक्स्ड जोन और आउटर जोन की सीमा पर पहुंचे तो गु युएना बोली, चीवांग अब तुम वापस लौट जाओ। यहां से आगे आउटर जोन शुरू होता है, जहां इंसानों की आवाजाही ज्यादा होती है, कहीं पहचान उजागर न हो जाए। चीवांग ने अपने तीनों सिर झुकाए और कहा, मालिक आपकी यात्रा मंगलमय हो। अगर इंसानों की दुनिया में आपको कोई भी तकलीफ हो तो किसी भी वक्त हमें बुलावा भेज दीजिएगा। कुछ ही क्षणों में झिलमिलाते हुए वह बीस्ट किंग, दानवों का राजा, घने जंगल की गहराइयों में ओझल हो गया। गु युएना आपके दाहिने हाथ की तरफ चल रही थी। उसने पूछा, हम जल्द ही इंसानों की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। आपके हिसाब से हमारे अभ्यास और ट्रेनिंग के लिए कौन सी जगह सबसे सही रहेगी? आपने बिना झिझक तुरंत फैसला सुनाया, हम सीधे श्रेक एकेडमी चलेंगे। ये बात आपने बहुत पहले ही सोच रखी थी,
इस समय महाद्वीप के चारों साम्राज्यों में से सन मून एम्पायर की सॉइल टूल टेक्नोलॉजी को छोड़कर बाकी साम्राज्यों में कुछ खास नहीं था। बॉडी सेक्ट की शर्तें अजीब थीं और होली स्पिरिट सेक्ट एक दुष्ट पंथ था। हिसाब लगाया जाए तो भले ही श्रेक एकेडमी के बड़े अधिकारी थोड़े अजीब और ढोंग करने वाले थे, लेकिन वो जगह वाकई इस महाद्वीप के सारे बड़े मौकों का केंद्र थी। वहां न तो लड़ाइयों की कमी थी और ना ही मुसीबतों की, और सबसे अहम बात यह थी कि आपको टैंग वुटोंग नाम की उस मोहरे पर अपना कब्जा जमाना ही था, वरना अगर टैंग सान ने नियमों की परवाह किए बिना खुद हमला कर दिया तो फिलहाल आप लोगों में उसका सामना करने की ताकत नहीं थी। गु युएना ने आपकी बात का कोई विरोध नहीं किया और दी रुईक्यू को इन बातों से कोई खास मतलब नहीं था। तीनों सीधे स्टार डॉ फॉरेस्ट के बाहरी इलाके की तरफ बढ़ गए। जरूर थोड़ी ही देर में आप तीनों ने एक साथ सिर उठाकर ऊपर देखा, हाथों में सूरज चांद थामकर सितारों को समेट लूं, इस जमाने में मुझ जैसा कोई और नहीं। आसमान के ऊपर अंतरिक्ष में लहरें उठने लगीं। मौत की ठंडक और दिव्य रोशनी की ऊर्जा से भरी एक काली परछाई अंतरिक्ष को चीरते हुए बाहर निकली और पलक झपकते ही गायब हो गई। इलेक्ट्रोलक्स, आपका दिल एक पल के लिए दहल गया। आपने तियानमेंग आइसवॉर्म को पहले ही अपने कब्जे में ले लिया था, फिर भी इलेक्स का आगमन नहीं रुका। ऐसा लगता है कि इलेक्स ने अभी भी हुओ युहाओ को ही चुना था। गु युएना की आंखें हल्की सी चमकी। सिर्फ एक आत्मा का टुकड़ा होने के बावजूद ये लगभग गॉड लेवल, देवता के स्तर को छू रहा है। चलो चलकर देखते हैं। तीनों ने तुरंत अपनी रफ्तार बढ़ाई और उस दिशा में भाग पड़े जहां इलेक्स प्रकट हुआ था। स्टार डॉ फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में हुओ युहाओ ने अपने व्हाइट टाइगर डैगर के दम पर जैसे तैसे 10 साल पुराने विंड बाबून को मार गिराया था। वो बुरी तरह थककर जमीन पर हाँफ रहा था, लेकिन जब उसने उस मरे हुए जानवर के शरीर से निकलती हुई सफेद सोल रिंग देखी तो उसकी आंखों में खुशी छलक उठी। बस इस सोल रिंग को सोखते ही मैं एक ऐसा सोल मास्टर बन जाऊंगा जिसकी सब इज्जत करेंगे। माँ, क्या आप देख रही हैं? आपका युहाओ जल्द ही सॉइल मास्टर बनने वाला है। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपका बदला जरूर लूंगा। हुओ युहाओ खुद को संभालते हुए खड़ा हुआ और उस सफेद सोल रिंग की तरफ बढ़ने लगा। अभी वो उस सोल रिंग से बस एक कदम दूर ही था कि अचानक आसमान में दरार पड़ गई। इलेक्स पलक झपकते ही प्रकट हुआ। उसकी मौत की बदबू और रोशनी के भयानक झटके से हुओ युहाओ वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सोचा न था कि मुझ बूढ़े की आत्मा का एक छोटा सा अंश अब भी बच पाएगा। वो धुंधली सी परछाई हुओ युहाओ पर पड़ी और अगले ही पल उसके सिर के पिछले हिस्से में समा गई। जैसे ही इलेक्स गायब हुआ, घने जंगल से काले लबादे पहने 4 लोग तेजी से बाहर निकले। उनके अगुआ लीडर ने मरे हुए जानवर को देखा और फिर बेहोश पड़े हुए युहाओ पर नजर डाली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक कौंध उठी। उस लड़के के अंदर नफरत, जिद और बेहद घनी मौत की ऊर्जा भरी हुई थी। ये लड़का तो जन्मजात ईविल सोल मास्टर बनने के लायक है। भले ही हमें वो खजाना नहीं मिला, लेकिन पंथ सेक्ट के लिए इतने बड़े टैलेंट को साथ ले जाना कोई घाटे का सौदा नहीं है। उसने अपने पास खड़े एक आदमी से कहा, ए राहगीर, इस लड़के को उठाओ और यहां से निकलो। ये इलाका श्रेक एकेडमी के कब्जे में आता है, संभल कर रहना ही बेहतर है। उस आदमी ने सिर हिलाया और हुओ युहाओ को उठाने के लिए आगे बढ़ा। छोटे युहाओ को छोड़ दो। अभी चीखने की आवाज गूंजी ही थी कि एक भयानक थंडर ड्रैगन क्लॉ ने जबरदस्त हमला कर दिया। उस आदमी ने बहुत तेजी से रिएक्ट किया। सफेद, पीला, बैंगनी और काला 5 सोल रिंग्स एक साथ चमक उठे। एक हरे रंग की जलती हुई खोपड़ी प्रकट हुई जिसने हरी आग उगलकर उस बिजली के पंजे के हमले को रोक दिया। बेबे के आगे बढ़ते कदम रुक गए। 5 रिंग वाला सोल किंग, होली स्पिरिट सेक्ट। उसने चुपके से टांग या को रोक लिया जो हमला करने ही वाली थी। उस आदमी ने उन दोनों के कपड़ों पर श्रेक एकेडमी का निशान देखा और नीचता से हंसा। उसने हुओ युहाओ को लात मारकर अपने लीडर के कदमों में फेंक दिया। लीडर, श्रेक एकेडमी के 2 बच्चे यहाँ आ पहुंचे हैं, क्यों न इनकी आत्माओं को भी निचोड़कर अपने साथ ले चलें। ये सुनते ही बेई का पूरा शरीर डर और गुस्से से कांप उठा। अनुवाद है कि आत्माएं भी अपने साथ ले चलूंगा। बेबे ने भारी और गंभीर आवाज में कहा, युहाओ को छोड़ दो, हमारे टीचर पास ही में हैं। अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो तुम लोग आराम से यहां से निकल सकोगे। लीडर तंजू के चेहरे पर एक ताना मारने वाली मुस्कान आ गई। अगले ही पल उसकी देह पर 7 सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन वाली सोल रिंग्स चमक उठीं। साले बच्चे, मुझे उल्लू बनाएगा। उसने अपना दाहिना हाथ हवा में लहराया और एक बहुत बड़ा प्रेत पंजा, गोस्ट क्लॉ, सीधे बेबे और टैंग या की तरफ तेजी से झपटा। बेबे ने तुरंत अपनी थंडरबोल्ट शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन 3 रिंग्स वाला योद्धा 7 रिंग्स वाले सोल सेंट का मुकाबला कैसे कर सकता था। एक जोरदार चटकने की आवाज के साथ बिजली का जाल फट गया।
उस प्रेत पंजे ने बेई बेई को करारा झटका दिया और उसके साथ तांग या को भी दूर ले जाकर पटका। दोनों के मुंह से खून की धार निकल पड़ी। बेई बेई की मार्शल सोल की शक्ति टूट गई, फिर भी वो ढाल बनकर तांग या के आगे खड़ा रहा। लीडर ने ठंडी आवाज में हुक्म दिया, ए राहगीर, शोबिंग और यी गुआन, जल्दी से इन दोनों की आत्माएं निचोड़ लो और यहां से फुर्ती से निकलो। तीनों ने तुरंत बेई बेई और तांग या को चारों तरफ से घेर लिया। ठीक उसी पल आप गु युएना और दी रुईक्यू को साथ लेकर घने जंगल से बाहर निकल आए। रुक जाओ, तुम सब घिर चुके हो। अगर समझदार हो तो उस लड़के को छोड़ दो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। आपने अपनी ऊर्जा की तासीर को बिल्कुल नहीं छिपाया। आपके 3 रिंग्स की ताकत साफ झलक रही थी, लेकिन आपकी सोल रिंग्स अभी छिपी हुई थीं। उन तीनों गुंडों ने जब देखा कि सामने सिर्फ 3 कम उम्र लड़के लड़कियां खड़े हैं तो वे खिलखिलाकर हंस पड़े। हा हा हा, तूने हमें घेर लिया साले, अभी तेरे मुंह पर मूंछ भी नहीं उगी है और चला है हीरो बनकर लड़कियों को बचाने। ले भाई, हमें 3 और बिल्कुल पवित्र आत्माएं मिल गईं। बेई बेई ने खून की उल्टी करते हुए चिल्लाकर कहा, छोटे भाई, तुम लोग इनके आगे नहीं टिक पाओगे। भागो, यहां से भागो और श्रेक एकेडमी जाकर मदद मांगो। लीडर ने बेहोश पड़े हुए युहाओं को गर्दन से दबोचा और सीधा हुक्म दिया, फालतू का समय मत गंवाओ, इन छोटे बच्चों का काम तमाम करो और निकलो। अगर सच में श्रेक एकेडमी के लोग आ गए तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। जी हुजूर, राहगीर नाम के गुंडे ने जवाब दिया। उसकी हरी खोपड़ी की चमक और बढ़ गई। उसकी हवस भरी नजरें आपके पीछे खड़ी दी रुईक्यू और गु युएना पर पड़ी और वो एक घिनौनी मुस्कान के साथ बोला, छोटे बच्चे, तेरी किस्मत अच्छी है कि तू अपने इस दादा के हाथों मरने जा रहा है। पहले तुझे मारूंगा, फिर इन दोनों खूबसूरत लड़कियों का मजा लूंगा। ये नीच बात सुनते ही आपका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गुजायमान आवाज। आपके पैरों के नीचे से 3 चमचमाती काली 10,000 साल पुरानी सोल रिंग्स धीरे धीरे ऊपर उठने लगीं। आपके दोनों हाथ सुनहरे रंग के ड्रैगन के पंजों में बदल गए। उस गुंडे का गला सूख गया। काली 10,000 साल पुरानी सोल रिंग? उसने घबराकर अपनी आंखें मली और चीखा, ये कैसे मुमकिन है? बेई बेई और तांग या भी हक्के बक्के रह गए। पहली ही सोल रिंग 10,000 साल पुरानी होना उनकी समझ और इंसानियत की सोच से बिल्कुल बाहर था। आपने उन्हें संभलने का एक मौका भी नहीं दिया। आपकी पहली और तीसरी सोल रिंग्स एक साथ चमक उठीं। पहला सोल स्किल गोल्डन ड्रैगन स्ट्रेंथ, ताकत में भयानक बढ़ोतरी, जिससे कुछ देर के लिए एक पूरे ड्रैगन की असीम शक्ति मिल जाती है। तीसरा सोल स्किल गोल्डन ड्रैगन फैंटम, घूंसा मारते ही ड्रैगन की परछाई निकलती है जो दुश्मन को ढूंढकर लॉक कर देती है, उसे 3 सेकंड के लिए पूरी तरह स्टन कर देती है और इस्तेमाल हुई ऊर्जा का 10% हिस्सा वापस लौटा देती है। गोल्डन ड्रैगन स्ट्रेंथ के साथ इसका असर 2 गुना खतरनाक हो जाता है। सामने वाले गुंडे का ठहाका अभी थमा भी नहीं था कि आपकी दाहिनी मुट्ठी पूरी ताकत से बंद हो चुकी थी। मर जा साले। दहाड़। एक सुनहरे ड्रैगन की गर्जना से पूरा आसमान गूंज उठा। वो विशाल ड्रैगन हवा को चीरता हुआ सीधे उस गुंडे की तरफ बढ़ा। उस गुंडे ने तुरंत अपनी खोपड़ी वाली शक्ति से खुद को हरे रंग के घेरे में ढाल लिया और चिल्लाया, साले बच्चे, मेरी 5 रिंग्स वाली ताकत के आगे तेरी ये कलाबाजी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उस सुनहरी ड्रैगन की परछाई ने उसकी हरी ढाल को कागज की तरह फाड़ दिया। धड़ाक। उस गुंडे का शरीर एक ही घूंसे में चिथड़े चिथड़े होकर खून के गुबार में बदल गया। आपने अपनी मुट्ठी को बंद किया और अपने शरीर के भीतर बहती हुई ताकत को महसूस किया। आपका मन खुशी से झूम उठा। गोल्डन ड्रैगन की ताकत वाकई बेजोड़ और जालिम थी। आपने चुटकी लेते हुए कहा, इविल सॉइल मास्टर होकर भी इतनी बकवास बातें करता था। खैर, खुशकिस्मत निकला कि हवा में ही उड़ गया। बेई बेई का मुंह खुला का खुला रह गया। वो आपसे भागने और मदद बुलाने की मिन्नतें करने ही वाला था, लेकिन जो मंजर उसने देखा उसके बाद उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। आपकी बात सुनकर उसके मन में बस एक ही बात कहने का जी चाह रहा था। क्या ये मुमकिन नहीं है कि वो भागा नहीं बल्कि तुमने ही उसे चीरकर उड़ा दिया? इसी बीच उसने देखा कि वो 7 रिंग्स वाला सोल सेंट अचानक हुओ युहाओ को उठाकर बाकी बचे 2 इविल सोल मास्टर्स की परवाह किए बिना सीधे घने जंगल की गहराइयों में भाग निकला। बेबे ने तुरंत चिल्लाकर कहा, छोटे भाई, जल्दी से युहाओ को बचाओ। आपने भी उस सोल सेंट की चालाकी देख ली थी, लेकिन आपने जानबूझकर अपने कदम थोड़े धीमे कर दिए। हुओ युहाओ के श्रेक एकेडमी जाकर टैंग सैन का गुलाम बनने से तो कहीं बेहतर था कि वो होली स्पिरिट सेक्ट में शामिल हो जाए। कम से कम वहां रहकर वो शायद अपनी उस शुरुआती सोच और मकसद को बचाकर रख सकता था। और सबसे अहम बात ये थी कि आप हुओ युहाओ के चक्कर में टैंग वुटोंग को अपने कब्जे में करने के अपने प्लान को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहते थे। खैर, मन में बातें जो भी हों, नाटक तो पूरा रचना ही था। आपने अपना हाथ हवा में उठाकर जोर से दहाड़ मारी, उसे नीचे रखो। शोबिंग गुआन जोंगडिंग।
इसे हर हाल में रोको। दूर घने जंगल से उस सोल सेंट की गुस्से भरी चीख गूंजी। शो बिंग और गुआन झोंगडिंग दोनों का दिल एक साथ बैठ गया। उन्हें समझ आ गया कि उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया है। एक ईविल सोल मास्टर होने के नाते वे अच्छी तरह जानते थे कि ये दिन एक न एक दिन आना ही था। सेक्ट के कड़े नियमों के कारण हुक्म टालने का अंजाम मौत से भी ज्यादा भयानक होता था। दोनों ने बिना एक पल की देरी किए आपकी राह में अपनी जान बिछाने के लिए छलांग लगा दी। साले बच्चे, हमारी जान के साथ मर। उनके शरीर से मौत की भयानक काली ऊर्जा तेजी से फैलने लगी और उनके शरीर गुब्बारे की तरह फूलने लगे। संभल कर, वे खुद को उड़ाने वाले हैं, बेई बदहवास होकर चिल्लाया। 2-5 रिंग्स वाले सोल किंग्स का खुद को उड़ा लेना आसपास के 100 मीटर के पूरे इलाके को राख में मिलाने के लिए काफी था। लेकिन आप उन्हें खुद को उड़ाने का मौका भला कैसे दे सकते थे? आपने एक ठंडी हुंकार भरी और पलक झपकते ही 2 जबरदस्त घूंसे हवा में जड़ दिए। गोल्डन ड्रैगन की परछाई एक बार फिर उभरी। गूंजती हुई दहाड़ के साथ 2 सुनहरे ड्रैगन हवा को चीरते हुए निकले। शो बिंग और गुआन झोंगडिंग की बेबस और खौफजदा आंखों के सामने से गुजरते हुए उन ड्रैगन्स ने उनके सीनों को पार कर दिया। धड़ाक धड़ाक, आसमान में खून के 2 और गुबार उड़ गए। 3 सोल किंग्स सिर्फ 3 घूंसों में पूरी तरह मिटकर खून के बादलों में बदल चुके थे। तब तक वो सोल सेंट और हुओ युहाओ पूरी तरह ओझल हो चुके थे। आपने अपने गोल्डन ड्रैगन किंग की शक्ति को शांत किया और बेई के पास जाकर उसे सहारा देकर खड़ा किया। आपने चेहरे पर पछतावे का भाव लाते हुए कहा, वो सोल सेंट बहुत तेज था, मैं उसे पकड़ नहीं पाया। और सच कहूं तो मेरी मौजूदा ताकत के हिसाब से मैं अभी एक सोल सेंट का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हारे दोस्त को नहीं बचा सका। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब उन नीच इविल सॉयल मास्टर्स की वजह से हुआ है। बेई ने अपने दर्द करते सीने को सहलाया और अपने पास खड़ी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरा नाम बेई है और ये टैंग या है। हम दोनों श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। आज तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारी जान बचाई, वरना आज हम दोनों यहीं मारे जाते। आपको देखते हुए बेई के चेहरे पर झिझक साफ दिख रही थी। वो आपसे पूछना चाहता था कि आखिर आपने 10,000 साल पुरानी काली सॉयल रिंग्स कैसे हासिल की, लेकिन पहली ही मुलाकात में ऐसा निजी सवाल पूछना बहुत अजीब और बदतमीजी होती। आपने उन दोनों से जू यूएना और डी रुई क्यू की मुलाकात करवाई और बातों बातों में कहा, अच्छा तो आप लोग श्रेक एकेडमी से हैं। हम तीनों भी श्रेक एकेडमी में एडमिशन लेने ही जा रहे थे। बेई की आंखें खुशी से चमक उठीं। आपकी काबिलियत में कोई शक नहीं था और आप जैसे महाप्रतिभावान योद्धा को एकेडमी में ला पाना उसके लिए भी बहुत खुशी की बात थी। ये तो बहुत बढ़िया हुआ। हम भी अभी एकेडमी वापस लौटकर अपने टीचर्स को इन ईविल सॉयल मास्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर हम सही वक्त पर पहुंच गए तो शायद युहाओ को बचाया जा सके। क्यों ना आप तीनों हमारे साथ ही श्रेक एकेडमी चलें? सच कहें तो हुओ युहाओ से उनकी मुलाकात बस एक ही बार हुई थी, लेकिन 1 सोल सेंट और 3 सोल किंग्स का सामना होने के बावजूद बेई ने उसकी मदद के लिए कदम बढ़ाया था। उसका ये एहसान उस रिश्ते के हिसाब से कहीं ज्यादा था। अब एकेडमी जाकर वे उसे बचा पाते हैं या नहीं, ये सब हुओ युहाओ की किस्मत पर निर्भर था। रास्ते में तांग या की नजरें दी रुईक्यू और गू यूएना पर पड़ी और उनकी खूबसूरती और रुतबे को देखकर वो दंग रह गई। उसने बेई के कान में धीरे से फुसफुसाकर कहा, इन तीनों का टैलेंट कितना लाजवाब है। क्यों ना हम इन्हें अपने टैंग सेक्ट में शामिल कर लें? छोटी या, तुम ही तांग सेक्ट की हेड मास्टर हो, फैसला तुम्हारा ही होगा। बेई ने थोड़ी फिक्र जताते हुए कहा, लेकिन मुझे डर है कि वे मना न कर दें। आखिरकार हमारे तांग सेक्ट के हालात अभी ठीक नहीं हैं। पूछकर देखने में क्या हर्ज है? तांग या ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, फिर मुड़कर आप तीनों की तरफ देखा और बोली, क्या तुम लोग तांग सेक्ट के बारे में जानते हो? तुम लोग टैंग सेक्ट के बारे में जानते हो? तांग सेक्ट। आपके दिमाग में तुरंत विचार दौड़ा। टैंग या के मन में शायद फिर से नए सदस्यों को जोड़ने का ख्याल आया था। आज के समय में तांग सेक्ट में बस वो और बेबे ही बचे थे, 2 बदनसीब प्रेमी। सच कहें तो तांग सेक्ट से विरासत में मिली कंट्रोलिंग ड्रैगन एंड ग्रास्पिंग क्रेन, गुप्त हथियार, डार्क वेपन्स, 100 समाधानों का ज्ञान, पर्पल डेमन आइज जैसी कलाएं डुलुओ कॉन्टिनेंट में शीर्ष दर्जे की तकनीकें मानी जाती थीं। और उनकी रहस्यमयी नीली कला, मिस्टीरियस हेवन स्किल तो पूरे डुलुओ सीरीज की जान थी, जो टैंग सान की कामयाबी की असली बुनियाद रही थी। इस समय अगर आप बस एक बार सिर हिला देते तो आसानी से तांग सेक्ट में शामिल होकर वे सारे गुप्त तंत्र सीख सकते थे। लेकिन आप ऐसा करना नहीं चाहते थे और सच कहें तो हिम्मत भी नहीं थी। तांग सान ने इसी रहस्यमयी नीली कला के दम पर अपना साम्राज्य खड़ा किया और देवलोक गॉड रिल्म में पहुंच गया। जिस तरह वो पूरे डुलुओ महाद्वीप को अपने घर का पिछवाड़ा मानकर 10,000 सालों से अपनी चालें चल रहा था, उस हिसाब से उसकी बनाई इस कला में कोई गुप्त चाल या चोर रास्ता न हो।
ये सोचना ही बेवकूफ़ी होती। हुओ युहाओ जैसा इस दुनिया का चुना हुआ महानायक भी इतना ताकतवर होने के बावजूद तांग san के जाल में धीरे धीरे फंस गया था। भले ही हुओ युहाओ को देखकर इस कला में कोई कमी न दिखी हो, लेकिन आप ये जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग तो जन्म से ही महान सम्राट थे। उन्हें किसी तांग सेक्ट में जाकर अपने गले में गुलामी का पट्टा बांधने की क्या जरूरत थी? आपने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या आप उसी सेक्ट की बात कर रही हैं जिसे 10,000 साल पहले देवलोक में गए सी गॉड महाराज ने बनाया था? तांग या एक पल के लिए ठिठक गई, फिर कुछ बोलने ही वाली थी कि आपने मौका देखकर पूछा, छोटी या दीदी, आपने अचानक ये सवाल क्यों पूछा? तांग या ने हल्की सी खांसी की और पुरानी यादों में खोते हुए बोली, तांग सेक्ट कभी इस महाद्वीप का सबसे बड़ा और पहला सेक्ट हुआ करता था। 10,000 साल पहले बना ये सेक्ट इस दुनिया का सबसे पुराना इतिहास समेटे हुए है। अगर 10,000 साल पहले हमारे पूर्वज तांग san ने यहाँ के योद्धाओं के भविष्य की नींव न रखी होती, तो 4,000 साल पहले जब सन मून कॉन्टिनेंट हमसे टकराया था, तब डोलुओ महाद्वीप उनके शक्तिशाली योद्धाओं को हराकर दोनों महाद्वीपों को एक न कर पाता। बेईबेई ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन जैसे जैसे सोल टूल तकनीक का विकास हुआ, तांग सेक्ट के गुप्त हथियारों का दौर खत्म होता गया और वो धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में खो गया। आज के तांग सेक्ट में सिर्फ मैं और हमारी सेक्ट मास्टर तांग या ही बचे हैं। फिर भी तांग सेक्ट की विरासत अब भी बहुत गहरी है। हमारे पास कई ऐसी गुप्त तकनीकें हैं जो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी और आपकी ताकत को बहुत बढ़ा सकती हैं। क्या आप लोग तांग सेक्ट में शामिल होना चाहेंगे? तांग या ने आपकी तरफ देखा, उसकी आंखों में उम्मीद की किरण साफ झलक रही थी। वो सच में तांग सेक्ट को दोबारा खड़ा करना चाहती थी ताकि उसे फिर से महाद्वीप के सबसे महान सेक्ट का दर्जा दिलाया जा सके। गु युएना और दी रुईक्यू दोनों ने आपकी तरफ देखा। वे आपके फैसले का इंतजार कर रही थीं। दी रुईक्यू को दिमाग चलाने का कोई शौक नहीं था और गु युएना को इंसानी योद्धाओं से बात करना पसंद नहीं था। आपने तांग या और बेईबेई की तरफ देखा और अपने चेहरे पर थोड़ा अफसोस जताते हुए कहा, छोटी या दीदी, बेईबेई भाई, मैं सी गॉड महाराज का बहुत सम्मान करता हूँ और उनके बनाए सेक्ट के प्रति मेरे मन में बहुत श्रद्धा है, लेकिन हम तीनों एक ऐसे प्राचीन गुप्त सेक्ट से आते हैं जो दुनिया से छिपा हुआ था। हमारे सेक्ट पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आई और अब हम तीनों ही बचे हैं। मैंने कसम खाई है कि मैं अपने सेक्ट को फिर से महान बनाऊंगा, इसलिए अफसोस कि हम तांग सेक्ट में शामिल नहीं हो सकते। आपकी बात सुनकर तांग या को निराशा तो हुई, लेकिन साथ ही उसके दिल में आपके लिए एक अपनापन भी जागा, क्योंकि उसकी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं दुआ करती हूं कि हम दोनों अपने अपने मकसद में कामयाब हों। आपने भी मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब दिया। स्टार डू फॉरेस्ट का ज्यादातर हिस्सा स्टार लुओ एम्पायर की सीमाओं में आता है और सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हेवनली सोल एम्पायर में पड़ता है। श्रेक एकेडमी स्टार डॉ फॉरेस्ट के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित थी, जो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं थी। एक डैमी का नियम था कि सोल किंग बाय 5 रिंग वाले योद्धा से कम स्तर का कोई भी स्टूडेंट स्टार डॉ फॉरेस्ट के मुख्य रास्ते से जंगल में दाखिल नहीं हो सकता था, क्योंकि वह रास्ता सीधे जंगल के सबसे खतरनाक अंदरूनी इलाके कोर एरिया की तरफ जाता था, जहां खूंखार जानवरों के हमले बीस्ट टाइड का सबसे ज्यादा खतरा रहता था। तांगिया और बेईबेई दक्षिण दिशा से आए थे, जहां से एकेडमी अभी भी सैकड़ों मील दूर थी। एक दिन में वहां पहुंचना नामुमकिन था। इसी वजह से बेईबेई अच्छी तरह जानता था कि जब तक वे एकेडमी पहुंचकर अपने टीचर्स को इविल सोल मास्टर्स के बारे में बताएंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसने अपने मन ही मन हुए युवाओं के लिए दुख जताया और आप लोगों को लेकर आगे बढ़ गया। रात के समय स्टार डॉ फॉरेस्ट बहुत खतरनाक हो जाता है। हम यहीं अपना कैंप लगा लेते हैं, कल तक हम एकेडमी पहुंच जाएंगे। आप ट्रांसमोग्रेट होकर दूसरे लोक में जाकर बैटल थ्रू द हेवंस की दुनिया में पहुंच जाते हैं। भले ही आपने शुरुआत में ही खुद को एक 4 स्टार डोशेंग शक्तिशाली योद्धा के रूप में पाया और आपको इमोर्टल फैमिली सिस्टम भी मिल गया, जिसमें केवल अपने परिवार का विस्तार और विकास करके इनाम के रूप में और अधिक शक्तिशाली बनना होता है। फिर भी आप बिल्कुल खुश नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आप जिस डोशेंग योद्धा के शरीर में आए हैं, उसका नाम श्याओ चेन है। ये वही श्याओ चेन है जो मूल कहानी में जिंगलियन प्यूरिफाइंग डीमन लॉर्ड्स फ्लेम के डीमन लॉर्ड्स स्पेस में फंसा हुआ था। और क्योंकि आप ट्रांसमोग्रेट होकर उसके शरीर में आए हैं, इसलिए आप भी स्वाभाविक रूप से इस अंतरिक्ष में कैद हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि मूल कहानी में अगर शाओ यान ने इस आग को रिफाइन न किया होता, तो श्याओ चेन भले ही 5 स्टार मिट्टी डोशेंग तक क्यों ना पहुंच जाता, फिर भी वह इस अंतरिक्ष से बाहर नहीं निकल पाता। और अभी तो आपकी ताकत केवल 4 स्टार पीक डोशेंग ही है, जो मूल कहानी वाले 5 स्टार मध्य स्तर से बहुत दूर है। इसका मतलब है कि आपको श्याओ यान के आने और आग को रिफाइन करने का बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में परिवार के विकास वाले इस सिस्टम का क्या फायदा? जब बाहर ही नहीं निकल सकते तो परिवार का विकास कैसे करेंगे? इसलिए आप सिस्टम से शिकायत करते हैं, सिस्टम, मैं तो यहां से बाहर ही नहीं निकल सकता, फिर अपने परिवार का विकास और विस्तार कैसे करूं? आपकी बात सुनकर सिस्टम कुछ देर के लिए रुकता है और फिर कहता है,
सिस्टम, ये पता चला है कि होस्ट का मुख्य शरीर इस अंतरिक्ष को तोड़ने में असमर्थ है, इसलिए सिस्टम आपको एक नूब उपहार प्रदान करता है, एक स्टार डोजोंग का एक क्लोन। आपको बस अपनी आत्मा की शक्ति इसमें डालनी होगी और नियंत्रण हासिल करना होगा। इसके बाद सिस्टम अपने आप इस अवतार को इस अंतरिक्ष से बाहर भेज देगा। तभी आपके सामने के अंतरिक्ष में लगभग 30 वर्ष की आयु का, काले कपड़े पहने, एक सुंदर और विशाल शरीर वाला पुरुष प्रकट होता है। यह अवतार आपके शरीर से काफी मिलता जुलता है, बस अंतर यह है कि यह एक पूरी तरह स्वस्थ इंसान का शरीर है, जबकि आपका असली शरीर इस समय सूखा हुआ कमजोर पड़ा है, जिससे इसकी कोई तुलना ही नहीं है। अवतारी शरीर दिखने के बाद आपने तुरंत कोई जल्दबाजी नहीं की। सबसे पहले आपने यह देखा कि क्या इस अंतरिक्ष में कोई हलचल तो नहीं हो रही है। जब यह पक्का हो गया कि जिंगलियान डीमन फ्लेम को सिस्टम की मौजूदगी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ है, तब जाकर आपने अपनी आत्मा की शक्ति को उस अवतार में डाला। जल्द ही आपको उस अवतार का पूरा नियंत्रण मिल गया। जैसे ही आपने आंखें खोली, धुंधलापन हटा और आप खुद को इंसानों से दूर एक बेहद प्राचीन जंगल में पाते हैं। ये जरूर उस अंतरिक्ष के बाहर का ही कोई जंगल होगा। अभी आप आगे कुछ करते, उससे पहले ही सिस्टम की आवाज दोबारा आपके दिमाग में गूंजी। सिस्टम, ये पाया गया है कि मेजबान अंतरिक्ष से बाहर आ चुका है। नया मिशन जारी किया जाता है। श्याओ परिवार के वंशजों की तलाश करें। मिशन इनाम 1, 1 साल की डोची खेती। मिशन इनाम 2, 10 धाराएं फर्स्ट ग्रेड डोरी ब्लड लाइन। ये सुनकर आपकी आंखें चमक उठी। आपकी ध्यान सीधे पहले इनाम को छोड़कर दूसरे इनाम पर गया। 10 धाराएं फर्स्ट ग्रेड डोरी रक्त रेखा। इसका मतलब था भविष्य के 10 डोजोंग लेट स्टेज की ताकत वाले योद्धा। ढूंढो, श्याओ फैमिली के वंशजों को ढूंढते ही इनाम मिल जाएगा। इस समय श्याओ परिवार जहां रह रहा है, उस जियामा एम्पायर का सबसे शक्तिशाली योद्धा भी केवल डो हुआंग पीक स्तर का है। इन 10 धाराओं वाली डूडी ब्लड लाइन की मदद से कुछ ही सालों में श्याओ परिवार जियामा साम्राज्य के राजघराने से आगे निकल जाएगा और पूरे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की सबसे ताकतवर शक्ति बन जाएगा। बस मुझे यह नहीं पता कि इस समय कहानी का टाइमलाइन क्या चल रहा है। ऐसा सोचते सोचते आप हवा में कदम रखते हुए तेजी से जंगल के बाहरी हिस्से की ओर बढ़ने लगते हैं। जल्द ही आपको एहसास होता है कि जियामा साम्राज्य पहुंचना उतना आसान नहीं है जितना आपने सोचा था। आप इस वक्त सेंट्रल प्लेन्स में हैं और आपके पास एक स्टार डोजोंग की ताकत के अलावा एक अकेला सिक्का तक नहीं है। 1 साल की कड़ी मशक्कत के बाद, जंगलों में मैजिकल बीस्ट्स को मारते हुए, गुंडो माफियाओं को लूटते हुए और स्पेस वर्म होल के जरिए लगातार यात्रा करते हुए, आखिरकार आप धूल से सने कपड़ों में श्याओ परिवार के शहर वुटन सिटी पहुंच ही जाते हैं। उतान शहर के चहल पहल भरे बाजार में चलते हुए आप भारी सांस लेते हैं और सोचते हैं, आखिरकार उतान शहर पहुंच ही गया। सच में बहुत मुश्किल सफर था। बाजार में घूमते हुए आप श्याओ परिवार के ठिकाने का पता लगाते हैं और एक ही पल में सड़क से गायब हो जाते हैं। पास खड़े कुछ भाड़े के मर्सिनरीज आपको अचानक गायब होते देखकर फटी आंखों से देखते रह जाते हैं। क्या अभी वहां कोई खड़ा था? हाँ, शायद। अचानक गायब कैसे हो गया? क्या उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि हमारी आंखें उसे देख ही नहीं पाई? बिल्कुल हो सकता है। न जाने इतना बड़ा सूरमा हमारे इस छोटे से उतान शहर में क्या करने आया है। आपकी परछाई आसमान से नीचे उतरती है और श्याओ परिवार के मुख्य हॉल के सामने बने बड़े मैदान पर आकर टिकती है। इस समय श्याओ परिवार के इस हॉल को देखकर आपको अपने पुराने श्याओ कबीले के उस शानदार और भव्य रूप की याद आ जाती है, जिससे इसकी कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन अब आपके पास इमोर्टल फैमिली सिस्टम है, जो बात बात पर डूडी ब्लड लाइन जैसे इनाम देता है। आपको पूरा भरोसा है कि कुछ ही सालों में आप श्याओ परिवार को वापस श्याओ रियलम ले जाएंगे और श्याओ कबीले को एक बार फिर इस डॉ ची कॉन्टिनेंट के शिखर पर खड़ा करेंगे। भले ही आप ब्लू स्टार से ट्रांसमोग्रेट होकर आए हैं, लेकिन आपने केवल उसके शरीर पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि मूल श्याओ चेन की आत्मा के साथ पूरी तरह घुल मिल गए हैं। श्याओ कबीले का श्याओ चेन भी आप हैं और पृथ्वी का श्याओ चेन भी आप ही हैं। श्याओ परिवार को इस तरह बिखरा और कमजोर देकर आपके दिल में एक अजीब सा दर्द और उदासी भर आती है। और जब भी आपको अपने बड़े भाई श्याओ शुआन की मौत याद आती है, तो आपका दिल तड़प उठता है। आप अपना सिर हिलाकर इन उदास सोचों को झटकते हैं और उन श्याओ परिवार के लोगों की तरफ देखते हैं, जिन्होंने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। कौन हो तुम? श्याओ परिवार की सीमा में बिना इजाजत कैसे घुसे? ये तो सीधे आसमान से उतरा है। क्या ये कोई डोवांग स्तर का योद्धा है? मैदान में खड़े श्याओ परिवार के लोग भले ही अंदाजा लगा रहे थे कि आप एक शक्तिशाली डोवांग हो सकते हैं, फिर भी वे आपको घेरे रहे और एक कदम भी पीछे नहीं हटे। ये देखकर आप मन ही मन मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हैं। श्याओ परिवार भले ही कितना भी कमजोर क्यों ना हो गया हो, लेकिन जब कोई ताकतवर दुश्मन हमला करता है, तब भी इनके खून में बिना डरे मुकाबला करने का वही जज्बा कायम है। इस बीच मुख्य हॉल के अंदर जरूरी काम निपटा रहे श्याओ जान और तीनों बड़े एल्डर्स ने भी बाहर का शोर शराबा सुना और तुरंत हॉल से बाहर निकल आए। मैदान के बीचों बीच काले कपड़ों में ढका आपका सुंदर और गठीला शरीर शांति से खड़ा था। भले ही आपने कोई हलचल नहीं की थी, फिर भी श्याओ झान और तीनों एल्डर्स को आपके वजूद से एक भयानक और भारी दबाव का एहसास हो रहा था। श्याओ झान क्लैन लीडर होने के नाते एक कदम आगे बढ़ा और गंभीर आवाज में बोला, सीनियर, मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं और हमारे श्याओ परिवार में आपका आगमन किस उद्देश्य से हुआ है। आपने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं श्याओ क्लैन का श्याओ चेन हूं। क्या तुम लोगों ने कभी मेरा नाम सुना है? श्याओ झान और फर्स्ट एल्डर ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में गहरा सदमा था। श्याओ परिवार में केवल वे दोनों ही ये बात अच्छी तरह जानते थे कि उनका परिवार असल में प्राचीन श्याओ क्लैन का ही वंशज है, लेकिन यह व्यक्ति खुद को श्याओ कबीले का बता रहा है। श्याओ कबीले को तो हजारों साल पहले ही मिटा दिया गया था, इस व्यक्ति को यह सब कहां से पता चला? श्याओ झान ने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, आदरणीय पूर्वज, हमारे परिवार की वंशावली का कुछ हिस्सा खो चुका है, इसलिए हम में से किसी ने आपका शुभ नाम नहीं सुना है। पता नहीं
आप शाओ झान को अपनी बात पूरी नहीं करने देते और सीधे अपने शरीर के अंदर मौजूद शाओ क्लैन ब्लड लाइन को सक्रिय कर देते हैं। पलक झपकते ही मैदान में खड़े शाओ परिवार के हर एक सदस्य को अपने खून में एक गहरा अटूट जुड़ाव महसूस होने लगता है। परिवार के लोगों की आंखों में जो डर और सतर्कता थी वह तुरंत भारी उत्साह और खुशी में बदल गई। ये रहस्यमयी शक्तिशाली योद्धा सचमुच उनके शाओ परिवार के ही एक महान पूर्वज हैं। शाओ झान और प्रथम एल्डर ने फिर एक दूसरे की तरफ देखा। अब शाओ परिवार का दौर आने वाला है। अपने पूर्वज का घर वापसी पर हार्दिक स्वागत है। शाओ झान और तीनों एल्डर्स ने एक साथ जमीन पर घुटने टेक दिए। शाओ परिवार के बाकी सभी लोगों ने भी उनके साथ मिलकर जोर जोर से जयकारे लगाने शुरू कर दिए। आम सदस्यों की नजर में ये पूर्वज सीधे आसमान से उतर कर आए थे, यानी वे कम से कम एक डोवांग स्तर के योद्धा तो जरूर होंगे। आज के बाद से शाओ परिवार के पास भी अपना एक डोवांग योद्धा होगा। अब ज्याले फैमिली हो या ओबा परिवार, शाओ परिवार अब किसी को अपनी राह का रोड़ा नहीं बनने देगा। जैसे ही परिवार के सभी लोग जमीन पर झुके, आपके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठी। सिस्टम, बधाई हो होस्ट, आपने मिशन श्याओ परिवार के वंशजों की तलाश पूरा कर लिया है। इनाम, 1 साल की डोची खेती और 10 धाराएं फर्स्ट ग्रेड डोदी रक्तरेखा। काखी दी कथा खास सम डोदी रक्तरेखा आ गई। आपके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन आपने चेहरे पर इसे बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया। आपने हाथ हिलाते हुए कहा, सब लोग उठ जाओ, पूर्वज का धन्यवाद। आप शाओ झान और तीनों एल्डर्स की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, तुम लोगों के अलावा क्या परिवार में कोई और शक्तिशाली योद्धा है? शाओ झान के चेहरे पर थोड़ी झेप और शर्मिंदगी आ जाती है। वह झुककर जवाब देता है, पूर्वज को सूचित करता हूं। इस समय हमारे पूरे परिवार में केवल मैं और ये 3 एल्डर्स ही दाडोशी स्तर पर हैं। ये देखने के बाद कि आपके चेहरे पर निराशा का कोई भाव नहीं आया, शाओ झान ने राहत की सांस ली। फिर उसने मैदान में जमा भीड़ की तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, शाओ परिवार के सभी शिष्य अपने अपने कामों पर लौट जाएं। मैदान में भीड़ लगाकर पूर्वज को परेशान न करें। जी, सभी शिष्यों ने एक स्वर में उत्तर दिया। भले ही परिवार के लोग अपने पूर्वज का भव्य रूप देखने की इच्छा रखते थे, क्लैन लीडर का हुक्म टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इसलिए वे सब अनमने मन से वहां से चले गए। शाओ झान आपके पास आया और बोला, पूर्वज चलिए हॉल के अंदर चलकर आगे की बात करते हैं। ठीक है। आप हॉल की मुख्य सीट पर बैठ गए। आपके दोनों तरफ शाओ झान और तीनों एल्डर्स बैठ गए, जबकि बाकी सभी लोगों को बाहर भेज दिया गया। आखिरकार अब जो बात होने वाली थी वह शाओ परिवार के सबसे बड़े रहस्य से जुड़ी थी। एक ऐसा रहस्य जिसे अब तक दूसरे और तीसरे एल्डर भी नहीं जानते थे। शाओ झान और प्रथम एल्डर ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर शाओ झान अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, पूर्वज, वंशावली का मामला बेहद गंभीर है। इसमें आपका कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। क्या मैं जान सकता हूं कि आप... उसका यह डरता झिकता अंदाज देखकर आप मुस्कुराए और बोले, भले ही तुम लोग सीधे मेरी संतान नहीं हो, लेकिन ज्यादातर मेरे भाइयों और रिश्तेदारों के ही वंशज हो। इतना पराया महसूस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह सुनते ही शाओ झान और तीनों एल्डर्स के सीने पर रखा भारी पत्थर हट गया। पूर्वज से मिलने का शुरुआती उत्साह जब थोड़ा शांत हुआ, तो वे भी धीरे धीरे व्यावहारिक होकर सोचने लगे थे। भले ही खून के जुड़ाव का एहसास बिल्कुल सच्चा था, लेकिन अचानक सामने आए इस पूर्वज का स्वभाव कैसा है, यह कोई नहीं जानता था। अगर वह अतीत में किसी डीमन पाथ पर चलने की वजह से कबीले से निकाला गया कोई क्रूर पूर्वज निकला, तो भले ही वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, शाओ परिवार के लिए वरदान नहीं बल्कि अभिशाप साबित होता। पर खुशकिस्मती से सामने बैठे पूर्वज किसी दुष्ट मार्ग के इंसान बिल्कुल नहीं लग रहे थे। आपने शांति से पूछा, क्या तुम लोगों ने कभी शाओ शुआन का नाम सुना है? आपकी बात सुनकर चारों सोच में डूब गए। शाओ झान ने मन ही मन नाम दोहराया और अचानक उसे अपनी वंशावली के पहले पन्ने पर लिखी बात याद आ गई। शाओ शुआन, शाओ कबीले के अंतिम कबीला प्रमुख। इसके बाद शाओ कबीला मध्य महाद्वीप छोड़कर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बस गया और शाओ कबीला आगे चलकर शाओ परिवार बन गया। यह सोचते ही शाओ झान ने हक्का बक्का होकर आपकी तरफ देखा। उसके हाथ से चाय का कप छूटकर सीधे मेज पर गिर पड़ा। क्या क्या आप पूर्वज शाओ शुआन के जमाने के इंसान हैं? शाओ झान को अब भी अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। पूर्वज शाओ शुआन तो हजारों साल पहले के इंसान थे। तो फिर आपने बड़ी सादगी से चाय की एक घूंट ली और कहा, शाओ शुआन मेरे कजन ब्रदर थे। फट! ये बात शाओ झान और प्रथम एल्डर के दिमाग पर बिजली बनकर गिरी। प्रथम एल्डर तो अपनी सीट से ऐसे उछलकर खड़ा हो गया मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। वह फटी आंखों से आपकी तरफ देखने लगा। क्या इसका मतलब यह है कि आपकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा है? यह किस स्तर का ओल्ड मॉन्स्टर हमारे सामने बैठा है? इस समय दूसरे और तीसरे एल्डर भी सदमे में थे, लेकिन उन्हें पूरी बात समझ नहीं आ रही थी। मुखिया जी, प्रथम एल्डर, ये पूर्वज शाओ शुआन कौन है? हमने इनके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? शाओ झान होश में आया और उसने आपकी ओर देखा। आप उसके मन का डर समझ गए थे। शाओ परिवार का यह रहस्य केवल मुखिया और प्रथम एल्डर तक ही सीमित इसलिए रखा गया था क्योंकि बाहर बहुत शक्तिशाली दुश्मन घात लगाए बैठे थे और पहचान उजागर नहीं की जा सकती थी। आपने कहा, अब जब मैं शाओ परिवार वापस आ चुका हूं तो परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। आज के बाद जितने भी कोर सदस्य हैं उन सभी को शाओ परिवार की असली पहचान और इतिहास के बारे में बताया जा सकता है। जी, शाओ झान ने सिर झुकाकर सहमति दी और दूसरे व तीसरे एल्डर की तरफ देखा। अब जब पूर्वज ने खुद आज्ञा दे दी है तो आज मैं तुम दोनों को भी पूरा सच बताता हूं। यह सुनकर दूसरे और तीसरे एल्डर की रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी हो गई। उन्हें एहसास हो गया था कि जो रहस्य वे अब सुनने वाले हैं वह यकीनन बेहद महान और विशाल होने वाला है। यह बात उनके शाओ परिवार के प्रति पूरे दृष्टिकोण को बदलने वाली थी। दरअसल हमारा शाओ परिवार 1000 साल पहले मध्य महाद्वीप के एक बेहद विशाल और शक्तिशाली कबीले शाओ क्लैन से संबंध रखता है।
उस समय हमारे कबीले पर एक दूसरे शक्तिशाली कबीले ने हमला कर दिया था, जिसमें हमारा कबीला लगभग पूरी तरह तबाह हो गया। इसी वजह से हमारे पूर्वजों को भागकर इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शरण लेनी पड़ी और हम आज का यह श्याओ परिवार बन गए। और पूर्वज श्याओ शुआन 1000 साल पहले उस प्राचीन श्याओ कबीले के अंतिम क्लैन लीडर थे। क्या हमारा श्याओ परिवार 1000 साल पहले मध्य महाद्वीप का इतना बड़ा और शक्तिशाली कबीला था? दूसरा और तीसरा एल्डर यह सब सुनकर दंग रह गए। उन्हें अपनी ही सुनियों पर यकीन नहीं हो रहा था। श्याओ झान ने आदर भरी नजरों से आपकी ओर देखा और कहा, इसका मतलब पूर्वज, आप यकीनन वो डो वांग नहीं हैं जो परिवार के आम सदस्य समझ रहे हैं। आखिरकार एक डो वांग योद्धा इतने हजारों साल तक जिंदा रह ही नहीं सकता। हाँ, तुमने सही समझा। आपका असली शरीर भले ही डेमन लॉर्ड्स स्पेस में कैद हो, लेकिन आपको इस बात का कोई डर नहीं था कि श्याओ परिवार के लोग आपकी असली ताकत जानकर घमंडी हो जाएंगे। आपने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, मेरी असली रेल्म डो शेंग के स्तर पर पहुंच चुकी है। आपके ये हल्के से कहे गए शब्द उन चारों के कानों में बिजली की कड़क बनकर गूंजे। चारों मानो पत्थर के बन गए हों। डो डो शेंग? भले ही उन्होंने अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाकर बड़े से बड़ा सोचने की कोशिश की थी, फिर भी वे सोच रहे थे कि आप शायद दू जोन स्तर के होंगे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप एक डोशेंग होंगे। लेकिन आपकी अगली बात ने तो उनके होश जमीन से सीधे अंतरिक्ष में पहुंचा दिए। दरअसल मेरी यह ताकत भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारा शाओ कबीला प्राचीन काल से चला आ रहा है। हमें अन्य महान कबीलों के साथ 8 एंशिएंट क्लैंस के रूप में जाना जाता था और हमारा परिवार उन चुनिंदा परिवारों में से एक है जिनके इतिहास में खुद डोदी जन्म ले चुके हैं। हमारा शाओ परिवार एक दोदी क्लैन है। श्याओ झान और तीनों एल्डर्स का दिमाग पूरी तरह शून्य हो गया। भले ही श्याओ झान और प्रथम एल्डर को पहले से पता था कि उनका परिवार मध्य महाद्वीप से है, लेकिन इस रहस्य के बेहद खतरनाक होने के कारण वे इसे एक साधारण मध्य महाद्वीपीय ताकत ही मानते थे। उन्हें क्या पता था कि उनका परिवार 1000 साल पहले पूरे डूची कॉन्टिनेंट के सबसे ऊंचे शिखर पर विराजमान था। काफी देर बाद जब श्याओ झान ने जैसे तैसे अपने होश संभाले, तो उसने अपने दिल का सबसे बड़ा सवाल पूछा, पूर्वज, जब हमारा श्याओ परिवार इतना महाशक्तिशाली था तो फिर हम आज इस मोड़ पर कैसे पहुंच गए? आपने ठंडी सांस लेते हुए समझाया, क्योंकि किसी भी डोदी परिवार की ताकत उसके खून में बहने वाली दौड़ी ब्लड लाइन पर टिकी होती है। लेकिन समय के साथ यह रक्त रेखा सूखने लगती है। परिवार को बचाए रखने का एक ही तरीका होता है, परिवार में किसी नए योद्धा का डोदी बनना। 1000 साल पहले बड़े भाई श्याओ शुआन ने देखा कि हमारी डोदी रक्त रेखा खत्म होने की कगार पर है, इसलिए उन्होंने पूरे कबीले की रक्त रेखा को अपने अंदर समेटकर डोदी बनने के लिए एक बेहद खतरनाक कदम उठाया। लेकिन वह असफल हो गए। आपने आगे कहा, नाकामयाबी के कारण बड़े भाई श्याओ शुआन गंभीर रूप से घायल हो गए। ठीक उसी समय हन क्लैन ने धोखे से हमारे कबीले पर अचानक हमला कर दिया, जिससे हमारा कबीला पूरी तरह बर्बाद हो गया। पूर्वजों ने आम सदस्यों को हमारी असली पहचान इसलिए नहीं बताई क्योंकि हुआन कबीला आज भी पूरे महाद्वीप में श्याओ कबीले के बचे हुए खून को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर रहा है। हुआन कबीले का नाम लेते ही आपकी मुट्ठियां भींच गईं। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं अपने हाथों से उस हुआन कबीले का नामो निशान मिटा दूंगा। इस चौंकाने वाली जानकारी को पचाने की कोशिश कर रहे उन चारों की तरफ देखते हुए आपने बात जारी रखी, भले ही अतीत में हमारा श्याओ कबीला बेहद शक्तिशाली था, लेकिन आज मेरे अलावा यहाँ सबसे ताकतवर केवल तुम चार ही हो, और मेरा मेन बॉडी भी डीमन लॉर्ड्स स्पेस में कैद है। इस समय तुम्हारे सामने खड़ा यह शरीर केवल डोजहोंग स्तर का एक क्लोन है। अगर हन क्लैन से सामना हुआ तो श्याओ परिवार के पास रक्षा का कोई साधन नहीं होगा, इसलिए तुम लोगों को जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी होगी। मेरे पास फर्स्ट ग्रेड डॉडी ब्लड लाइन की 10 धाराएं हैं। तुम चारों को एक एक धारा देता हूं, जिससे तुम बिना किसी रुकावट के लेट स्टेज 2 झोंग तक पहुंच सकोगे। बाकी बची 6 धाराओं में से 3 धाराएं परिवार के सबसे होनहार युवा शिष्यों को दी जाएंगी और 3 उन लोगों को जो परिवार के लिए बड़ा योगदान देंगे। जी पूर्वज। श्याओ झान और तीनों एल्डर्स का शरीर खुशी के मारे कांपने लगा। ये वह डोदी रक्त रेखा थी जो बिना किसी बाधा के डो झोंग लेट स्टेज तक पहुंचा सकती थी। श्याओ परिवार का द्वार सचमुच आ गया था। आपने अपनी हथेली घुमाई और सिस्टम स्पेस से डोदी रक्त रेखा की 4 धाराएं निकालकर उन चारों के शरीर में उतार दी। चारों ने आंखें बंद कर लीं। उनके माथे पर धीरे धीरे श्याओ क्लैन टैटू उभरने लगा। भले ही वह थोड़ा धुंधला था, लेकिन उनकी ताकत और ऑरा तेजी से आसमान छूने लगी। धम धम धम। कुछ ही देर में श्याओ झान का स्तर सीधे 9 स्टार ग्रेड डो मास्टर तक पहुंच गया, जो डोलिंग बनने से बस एक कदम दूर था। प्रथम एल्डर 7 स्टार द डोशी बन गए, जबकि दूसरे और तीसरे एल्डर 5 स्टार द डोशी पर पहुंच गए। आपकी नजरों में थोड़ी निराशा झलकी। अगर यह 7वीं ग्रेड रक्त रेखा होती तो वे सीधे डो हुआंग बन जाते और श्याओ परिवार पलक झपकते ही जियामा साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली घराना बन जाता। ये फर्स्ट ग्रेड रक्त रेखा बहुत कमजोर है, जिससे वे डोलिंग तक भी नहीं पहुंच सके। न जाने अगला मिशन क्या होगा और क्या उसमें सेकंड ग्रेड डोदी रक्त रेखा का इनाम मिलेगा। अभी आप ये सोच ही रहे थे कि दिमाग में सिस्टम का नया मिशन गूंज उठा। सिस्टम एक शक्तिशाली परिवार भला अल्केमिस्ट के बिना कैसे रह सकता है? नया मिशन परिवार के लिए एक अल्केमिस्ट को शामिल करें। छठी मिशन इनाम 1 2 साल की डोची खेती। तीसरा मिशन इनाम 2। 5वां टीयर पोलिंग पेल की रेसिपी। पोलिंग पेल यह दवा डोशी पीक को डोलिंग में ब्रेक थ्रू करने में मदद करती है। यह किसी डोलिंग योद्धा को एक स्टार का बढ़ावा देती है। एक व्यक्ति जीवन में अधिकतम 3 गोलियां खा सकता है। इनाम में दूसरा ग्रेड रक्त रेखा न पाकर आपको थोड़ा मलाल हुआ, लेकिन यह पोलिंग दान की रेसिपी इस समय श्याओ झान के लिए बिल्कुल सही थी।
शाओ झान अब दाड़ की पीक पर पहुंच चुका था। जैसे ही कोई अल्केमिस्ट मिलेगा वह सीधे डोलिंग बन सकेगा। अपने शरीर में कई गुना बढ़ी हुई ताकत को महसूस करते हुए शाओ झान और तीनों एल्डर्स बेहद भावुक हो गए। पूर्वज डो दी रक्त रेखा के इस महान वरदान के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने हाथ हिलाते हुए कहा। यह सब तो शुरुआत से तुम्हारा ही अधिकार था। 1000 साल पहले बड़े भाई शाओ शुआन ने तुम्हारे पूर्वजों के शरीर से डो दी रक्त रेखा को खींच लिया था, जिसकी वजह से तुम लोगों के खून में इसका एक कतरा भी नहीं बचा।